नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इग्नू MHD6 MA प्रोग्राम का MHD6 पेपर कोड का टॉपिक हिंदी साहित्य में नामकरण और काल विभाजन देखने जा रहे हैं। हम लोग शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि हमारी परीक्षा नज़दीक है, अगले 2 दिन बाद परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिहाज से हम लोग यहाँ पे काल विभाजन और नामकरण देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इससे रिलेटेड जो ज़रूरी वीडियोस हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बता दूंगा। ठीक है, और जो ज़रूरी जानकारियाँ होंगी मैं वहाँ पे दे दूंगा। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, तो नाथ, सिद्ध और जैन रचनाकारों से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया गया है। जब तत्सम शुद्ध हिंदी की बात की जाती है, सरहपा को हम प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसमें अब आदिकाल का नामकरण और उसका काल विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, इसका काल विभाजन 1050 से 1375 के बीच माना जाता है। ठीक है, शुक्ल जी इसको 993 ईस्वी, आदिकाल का प्रारंभ शुक्ल जी 993 ईस्वी मानते हैं। इन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल दिया है। ठीक है, जिसका आधार इन्होंने क्या लिया है, इस काल की 12 पुस्तकों को लिया है, जिसमें से कुछ पुस्तकों का नाम मैं गिना दे रहा हूं। आप इन्हीं कुछ पुस्तकों को याद रखेंगे जिससे आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें से विजयपाल रासो, खुम्माण रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, कीर्ति पताका, कीर्ति लदा, ठीक, और खुसरो की मुकरियाँ, तो ये सारी रही हैं। और आदि याद कुछ और है, उसको भी चाहो तो ऐड कर लेना, नहीं तो इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सारी जो है प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इनके इस नामकरण पर थोड़ा सा काल विभाजन लगता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद शुक्ल जी ने नाथ, सिद्ध और जैन साहित्य को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया है, इसे हिंदी साहित्य में रखने से ही इनकार कर दिया है। ठीक है, क्यों, क्या कहकर, क्योंकि यह धार्मिक साहित्य है। ठीक है, यह कहकर इसको हिंदी साहित्य में रखने से इनकार कर दिया है। ठीक है, अगर धार्मिक साहित्य मानकर ना रखें तो ऐसे पे तो हिंदी साहित्य का बड़ा हिस्सा छूट जाएगा, जिसमें भक्ति काल आता है। भक्ति काल एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड रहा है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, अगर उसको ना रखें तो फिर तब तो सब बेकार ही हो जाएगा हिंदी साहित्य में। ठीक है, फिलहाल दूसरा पॉइंट है, आते हैं इधर। जॉर्ज ग्रियर्सन इसको चारण काल कहते हैं, आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं, और इसकी समय प्रारंभिक सीमा क्या मानते हैं, 643 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद मिश्र बंधु इसको आरंभिक काल बोलते हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल 2 नाम देते हैं। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन इसको सिद्ध सामंत काल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सामंतवादी रचनाएं भी हुई हैं और सिद्धों ने भी अपनी रचनाएं इस काल में की हैं। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल को, इस टाइम पीरियड को आदिकाल कहते हैं। ठीक है, और यही व्यापक तौर पर स्वीकृत भी है विद्वानों के बीच में। तो इस काल को व्यापक तौर पर हजारी प्रसाद द्वारा दिए गए नाम आदिकाल के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरे में आ जाते हैं जिसे भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल की प्रारंभिक सीमा ग्रियर्सन 1400 ईस्वी मानते हैं। ठीक है, और अंतिम सीमा 1643 ईस्वी स्वीकार की गई है। ठीक, और इसमें अंतिम सीमा को लेकर थोड़ा सा विवाद हो जाता है, और विवाद का कारण कौन है, केशवदास को आलोचक विद्वान जो है ये थोड़ा सा भ्रमित है कि इनको भक्ति काल में रखा जाए या रीतिकाल के कवियों में इनको स्थान दिया जाए। ठीक है, और इन पर विस्तार से चर्चा कभी और कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही। ठीक, नामकरण के संदर्भ में भक्ति काल के नामकरण संदर्भ में कोई भी विवाद हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, भक्ति काल का विभाजन सगुण और निर्गुण भक्ति शाखा में करते हैं। ठीक है, जिसमें सगुण के अंदर राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा कवि रहे हैं तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं सूरदास। ठीक है, उसके बाद निर्गुण में प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा है। प्रेम मार्गी में सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, और ज्ञान मार्गी में कबीर का नाम हम ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद टाइम आता है रीतिकाल का।
रीतिकाल की समय सीमा जो है 1643 से 1843 ईस्वी निर्धारित की गई है। ठीक है, ये तथ्य पता रहेंगे तो हम पेपर में पंक्तियां अपने आप से डाल के अच्छा पेपर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका नाम क्या रखा गया है? उत्तर मध्य काल, अलंकृत काल, कला काल, रीतिकाल और श्रृंगार काल। विवाद जहां आता है वहां पे रीतिकाल और श्रृंगार काल को लेके आता है, जहां श्रृंगार व वीर काव्य, यहाँ पे जो है श्रृंगार की और वीर काव्य की ही रचनाएं हुई हैं मुख्यतः। ठीक है, तो श्रृंगार काल अगर इसे नाम दिया जाता तो यहाँ पे वीर काव्य छूट जाता, इसीलिए शुक्ल जी इसको रीति काल कहकर संबोधित करते हैं, जिसमें हमें वीर काव्य और श्रृंगार काव्य दोनों यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या आता है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का प्रारंभ जो है शुक्ल जी 1843 और अंतिम सीमा 1893 ईस्वी मानते हैं, जबकि रामविलास शर्मा 1868 ईस्वी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इसकी प्रारंभिक सीमा 1850 और अंतिम सीमा 1900 ईस्वी मानते हैं, और व्यापक तौर पर यही वाली स्वीकार भी की जाती है, प्रारंभिक सीमा 1850 और अंतिम सीमा 1900 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद इसका जो नामकरण है, परिवर्तन काल, पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल, आधुनिक काल, तमाम नाम दिए जाते हैं, लेकिन जो स्वीकृत है वो भारतेंदु काल ही है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो टाइम पीरियड आता है आधुनिक काल के अंदर वो आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का प्रारंभ 1900 ईस्वी से होता है और अंत 1920 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1901 में जब ये सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ होता है, तभी से जो है द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ कर दिया था, और अनवरत बीच के 2 या 3 वर्षों को छोड़कर इन्होंने 2 वर्षों को छोड़कर इन्होंने अनवरत रूप से इस पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला आता है छायावाद। ठीक, छायावाद की प्रारंभिक सीमा 1920 ईस्वी और अंतिम सीमा 1936 ईस्वी स्वीकार की गई। इसके संबंध में द्विवेदी युग और छायावाद युग के बीच में थोड़ा सा विवाद का विषय बनता है, जहाँ पे निराला की कविता जो है, काव्य संकलन जो है जूही की कली, ये 1916 में प्रकाशित हो जाता है। तो अगर हम इसके हिसाब से माने तो 1916 मान लेना चाहिए छायावाद का प्रारंभ। और प्रसाद का झरना काव्य संग्रह जो है ये 1918 में प्रारंभ होता है, इसके हिसाब से माने तो 1918 मान लेना चाहिए, लेकिन जो व्यापक तौर पर स्वीकृत है वो 1920 ईस्वी प्रारंभ और 1936 ईस्वी अंत। ठीक है, तो ये रहा यहाँ तक, हमने छायावाद युग तक देख लिया। इसके बाद उत्तर छायावादी कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब आता है, उसको हम लोग कभी और देख लेंगे अगले लेक्चर में, या फिर कल तक मैं उसका भी वीडियो दे दूंगा। ठीक है, और एक समराइज करूंगा वीडियो जिसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या क्या पढ़ लेंगे आप, तो 5 क्वेश्चन आराम से करके आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए